हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मंसूरी नर्सेज हब में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी, जिसे हम शॉर्ट में ईसीटी कहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, और ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको जल्दी सी इनके नोटिफिकेशन जल्दी की जल्दी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं ईसीटी। तो देखिए, ईसीटी इज़ ए पेनलेस फॉर्म ऑफ थेरेपी इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस सीजर। ईसीटी एक पेनलेस थेरेपी है, सबसे मेन पेनलेस थेरेपी है जिसमें कि दर्द नहीं होता, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट यूज्ड किया जाता है सीजर्स को प्रोड्यूस करने के लिए। पेशेंट में सीजर्स को प्रोड्यूस करने के लिए क्या इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जाता है। और इसमें जो सीजर्स प्रोड्यूस होते हैं उसे क्या कहते हैं हम, टॉनिक क्लोनिक या ग्रैंड माल सीजर्स प्रोड्यूस होते हैं ईसीटी में। टॉनिक क्लोनिक या ग्रैंड माल सीजर्स प्रोड्यूस होते हैं। इसे 1938 1938 में उइगो सर्टेली वेलिसियो बिन्नी ने डिस्क्राइब किया जाता या डिस्कवर किया था, और शब्द ईसीटी भी इन्होंने ही दिया था 1938 में। वॉन मेडोना नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1934 में यूज़ केमिकल इंड्यूस सीजर, मतलब केमिकल को इंट्रोड्यूस करके सीजर्स को प्रोड्यूस किया जाता। तो इन्होंने उस केमिकल को किस नाम से यूज किया गया था, मेड्राजोल ऑयल, जो कि है मेड्राजोल ऑयल, जिसे इन्होंने आईएम दिया था, जिसके कारण पेशेंट में सीजर्स प्रोड्यूस हुए थे, और इसे ईसीटी के तौर पर पहले यूज़ लिया जाता था। तो इसके बाद हम देखते हैं इसके पैरामीटर क्या क्या हो सकते हैं। तो इसका फर्स्ट पैरामीटर है करंट, कि हम इसमें क्या यूज़ लेते हैं और कितना यूज़ लेते हैं, कितने अमाउंट में यूज़ लेते हैं। तो ये देखते हैं हम करंट हम ईसीटी में 70 से 130 वोल्ट, या एवरेज कहे तो 110 वोल्ट हम यूज़ लेते हैं। एवरेज पूछे तो 110 वोल्ट। और अगर आपसे इसका ड्यूरेशन पूछता है कि ड्यूरेशन ऑफ करंट, कितने देर के लिए हम ईसीटी दिया जाता है, 0.5 सेकेंड टू 1 सेकेंड, 0.5 टू 1 सेकेंड। अगर आपसे एवरेज पूछे तो 0.6 सेकेंड तक हम ईसीटी देते हैं एक बार में। फिर इसके बाद फ्लो रेट ऑफ करंट, कि कितनी फ्लो रेट रहती है करंट की, 200 से 1600 मिली एम्पियर पर सेकेंड इसकी फ्लो रेट रहती है। फिर नंबर ऑफ ईसीटी हम एक पेशेंट में कितनी बार दे सकते हैं। तो एक पेशेंट में हम केवल 12 से 15 ईसीटी ही दे सकते हैं, जो कि अल्टरनेट डे दी जाती है। मतलब कि एक दिन छोड़कर एक दिन, सप्ताह में या वीक में हम उसे 3 बार ही दे सकते हैं एक व्यक्ति को। अंडरस्टैंड। फिर इसके बाद हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिव डे, जैसा कि मैंने बताया कि 3 बार ही वीक में दी जा सकती है फ्रीक्वेंसी। अंडरस्टैंड। फिर ड्यूरेशन ऑफ सीजर्स का मतलब जो सीजर्स आते हैं तो कितने ड्यूरेशन के लिए रहते हैं पेशेंट में, तो वो रहते हैं 30 से 90 सेकंड। ईसीटी इफ़ेक्टिव रहती है, इफ़ेक्ट होता है 30 से 90 सेकंड तक। इसके बाद आता है, बहुत मेन क्वेश्चन बनता है, बेस्ट मेथड ऑफ मेजर ईसीटी सीजर्स। ईसीटी सीजर्स को नापने का या मेज़र करने का बेस्ट मेथड कौन सा है। ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ ईसीटी सीजर्स मेजर करने का। अंडरस्टैंड। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, इंडिकेशन। तो इंडिकेशन कि इसे हम किस किस में दे सकते हैं। तो इसको हम दे सकते हैं मेजर डिप्रेशन में, अगर पेशेंट अगर ज़्यादा मैनिक में है, मेनिया में है, मेनिया भी लिख सकते हैं आप इसमें। और सुसाइडल थॉट आते हैं जिसमें सुसाइड करने के इंडिकेशन होते हैं। हाइपर डिप्रेशन होता है मेजर टाइप का, तो उसमें हम ईसीटी को दे सकते हैं। अदर टाइप्स भी होते हैं जिसमें हम ईसीटी दे सकते हैं, लेकिन ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है, डिप्रेशन में हम दे सकते हैं जिसमें सुसाइड अटेम्प्ट होती है।
तो इसके बाद हम देखते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन बहुत हो सकते हैं, सबसे मेन है इसमें इंक्रीज ICP। इसके अलावा आप लिख सकते हैं जैसे कार्डियक डिजीज़, MI और रीनल फेलियर एक्स्ट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा हम, और जैसे ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, ये चीज़ें भी हम लिख सकते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन में। तो इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ECT ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स के आधार पर हम ECT को दो भागों में, मतलब दो डिवाइडेशन इनटू 2 पार्ट्स, डायरेक्ट ECT एंड इनडायरेक्ट ECT। डायरेक्ट ECT मतलब कि डायरेक्ट ECT दे रहे हैं, तो इसमें अपन को ड्रग की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, तो इससे अनमोडिफाइड ECT की जाती है, जिसे हम पहले यूज़ में लेते हैं। ECT डायरेक्ट ECT में कोई ड्रग की यूज़ है नहीं, तो ECT यूज़ विदाउट ड्रग्स, अंडरस्टैंड। नो एनेस्थेटिक रिक्वायर्ड, ड्रग यूज़ नहीं करते हैं तो एनेस्थेटिक की भी रिक्वायर नहीं होती इसमें। इसके बाद हम देखते हैं इनडायरेक्ट ECT। इनडायरेक्ट ECT को मॉडिफाइड ECT कहा जाता है, जो कि मॉडर्न रूप से अभी आधुनिक रूप में इस्तेमाल की जाती है। इसमें हम ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, ड्रग का यूज़ करते हैं, एनेस्थेटिक रिक्वायर्ड होती है, और उसमें ड्रग्स जो यूज़ में ली जाती है वो ड्रग्स हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, एंटी एंजाइटी ड्रग्स, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज ड्रग और रिलैक्सेंट ड्रग्स, जो मसल्स को रिलैक्सेंट करती है, अंडरस्टैंड। और ये मोस्टली हॉस्पिटल में यूज़ की जाती है इनडायरेक्टली, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि इसका ड्रग का इस्तेमाल होता है और अच्छी रिकवरी रेट होती है इससे, तो ये हॉस्पिटल में ज़्यादा यूज़ की जाती है। उसके बाद ड्रग यूज़ इनडायरेक्ट मॉडिफाइड ECT, जैसे कि मैंने बताया था एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का एक्शन क्या होता है कि ये इंक्रीज़ कर देती है सिंपैथेटिक एक्शन को। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का वो एक्टिवेट होगा तो GI सिक्रेशन कम हो जाएगी, चांस ऑफ एस्पायरेशन कम हो जाएगी, ताकि ECT देते हैं तो हम कुछ एस्पायरेट ना कर ले और सिक्रेशन कम हो जाए, अंडरस्टैंड। इसके अलावा हम एट्रोपिन सल्फेट दे सकते हैं 0.6 mg डोज में। IM देते हैं तो इसको 30 मिनट पहले देते हैं ECT के। अगर IV देते हैं तो हम इसे 5 मिनट पहले देते हैं ECT के। और हम इसके अलावा पायरोलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा हम एंटी एंजाइटी ड्रग, ताकि एंजाइटी को दूर कर सके। सेडेटिव ड्रग सेडेशन कोज करती है, जो कि सेडेशन कोज करती है, डिक्रीज एंजाइटी को डिक्रीज करती है, जैसे बेंजोडाइज़ेपाम और बारबिट्यूरेट का प्रयोग कर सकते हैं एंजाइटी के रूप में। इसके यूज ड्यूरिंग ECT थायोपेंटोल सोडियम बारबिट्यूरेट, जैसा कि मैंने बताया, ये होती है 3 से 5 mg/kg पर, इसके हम डोज देते हैं। इसके बाद न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग, जैसा कि मैंने बताया था कि मसल्स रिलैक्स करने के लिए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज ड्रग दी जाती है, ताकि ECT के टाइम पर फ्रैक्चर ना हो सके। ये इसका कॉम्प्लिकेशन होता है कि डिक्रीज चांस ऑफ फेलियर फ्रैक्चर्स को कम करने के लिए। तो इसमें हम ड्रग देते हैं कौन सी, सक्सिनाइल कोलिन 0.5 to 1.5 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से ये ड्रग्स दी जाती है, जो कि मसल्स को रिलैक्स करती है और फ्रैक्चर होने से बचाती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है हमसे हिसाब से। इसके बाद हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशन, जैसा कि मैंने बताया था कि रेस्पिरेशन डिफ़िकल्टी हो जाती है उसमें, और फ्रैक्चर्स हो सकता है अगर रिलैक्सेशन ना दे तो हम, और एनेस्थेटिक का प्रयोग करते हैं तो डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है, नर्वस सिस्टम मतलब रेस्पिरेशन गिर जाता है, मसल्स ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है तो, और नर्स वर्क। अब इसके बाद नर्स वर्क होता है इसमें चेक रेस्पिरेशन को चेक करते रहना चाहिए। फिर हम इसका डिवाइडेशन, ECT का डिवाइडेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड पैलेस के आधार पर हम इसका डिवाइडेशन करते हैं। तो इसे फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल। यूनिलेटरल में हम बोथ इलेक्ट्रोड पैलेस वन साइड ऑफ हेड, एक ही साइड हेड के पैलेस करते हैं, जो कि लेस अफेक्टेड होती है। लेस अफेक्टेड होने का कारण होता है कि यूनिलेटरल में कम एरिया कवर कर पाते हैं, इस कारण से ये लेस इफेक्टिव होती है। डेलिया पोजीशन होती है इसमें, पोजीशन आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी पोजीशन दी जाती है, डेलिया पोजीशंस। इसके बाद हम देखते हैं बायलेटरल में हम देखते हैं ईच साइड ऑफ हेड वन इलेक्ट्रोड,
मतलब कि दोनों साइड में हम इलेक्ट्रोड को लगाते हैं, जिससे कि ज़्यादा एरिया कवरेज होती है और इसकी रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी होती है, मोर इफ़ेक्टिव होती है और यूज़ सबसे ज़्यादा की जाती है बायलेटरल को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन हॉस्पिटल में। तो इसके बाद हम देखते हैं मेथड यूज टू असेस सीजर। जैसे कि मैंने बताया कि मेजर सीजर्स को मेजर करने के लिए क्या किया जाता है, उधर मैंने बताया इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी, तो इधर भी मोस्ट रिलायबल जो मेथड होता है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी का यूज़ किया जाता है। फिर हम इसके बाद देखते हैं बीपी कफ्ड मेथड। बीपी कफ्ड मेथड से भी हम सीजर्स को माप सकते हैं, मतलब उसे मेज़र कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन यूज़ इन मेथड, क्योंकि बीपी कफ जो रहता है वो हर हॉस्पिटल में उपलब्ध रहता है, जिसको हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आई ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स लीस्ट रिलायबल मेथड होता है, जिसे बहुत ही कम यूज़ किया जाता है, पर अगर कोई भी चीज़ ना हो तो आई ब्लिंकिंग से भी हम सीजर्स का प्रयोग किया जा सकता है मेजर्स करने के लिए। फिर ड्यूरिंग ACT कॉम्प्लिकेशन, इसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होता है ACT के, एमनेशिया, अगर हम करंट देंगे तो उसमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आएगी, रेट्रोग्रेड टाइप के एमनेशिया होगा, वो पहले की चीज़ें सारी भूल जाएगा, अंडरस्टैंड, उसमें कन्फ्यूजन डेवलप होगी, फ्रैक्चर होगा जैसा कि हमने बताया था। फिर इसके बाद हम देखते हैं नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे इम्पोर्टेंट नर्सेज के लिए नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इन ACT। तो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ECT में ये होती है कि हम सबसे पहले तो कंसेंट चेक करते हैं कि कंसेंट है या नहीं पेशेंट का। कंसेंट होगा तभी हम पेशेंट को ECT दे सकते हैं, वरना आप ECT देने के बारे में सोच भी नहीं सकते, अंडरस्टैंड। ECT जैसे हम ऑपरेशन में करते हैं तो वैसी चीज़ें इसमें भी लेना पड़ता है, एक NPO रखना पड़ता है कि उसे कुछ भी ओरल नहीं देते हम 4 से 6 घंटे तक, तो हम इसको कुछ भी खाने के लिए नहीं देंगे, भूखा रखेंगे। और फिर उसके बाद फिर मेडिकेशन गिफ्ट देंगे, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ वगैरह की मेडिकेशन पहले ही दे देंगे, एंजाइटी की ड्रग, इन तरह की ड्रग को हम पहले ही दे देंगे। और सबसे मेन वाइटल मॉनिटरिंग करेंगे कि वाइटल सही है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है, तो इन चीज़ों को भी हम ज़रूर देखेंगे। फिर हम पोजीशन देखते हैं बायलेटरल इलेक्ट्रोड में हम कौन सी पोजीशन रखते हैं, सुपाइन पोजीशन रखते हैं सीधे, और यूनिलेटरल में एक साइड ही वो लगाते हैं इलेक्ट्रोड, तो हम साइड लाइन पोजीशन देते हैं। यूनिलेटरल इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट नॉन डोमिनेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, नॉन डोमिनेंट पार्ट ऑफ ब्रेन मतलब हैंड का अपोजिट, जो हैंड अपना काम करता है उस हैंड का अपोजिट वाला, जैसे अपना लेफ्ट हैंड काम करता है तो हम राइट में लगाएंगे, अंडरस्टैंड, और राइट हैंड काम करता है तो हम लेफ्ट में लगाएंगे। इस तरह से यूनिलेटरल इलेक्ट्रोड प्लेस किए जाते हैं नॉन डोमिनेंट पार्ट में। फिर इसके बाद आता है आफ्टर ECT गिव साइड लाइन पोजिशन, साइड लाइन पोजिशन देते हैं। फिर वाइटल मॉनिटरिंग करते हैं, यूज़ माउथ गेग ताकि बाइटिंग ना हो सके, और रिमूवल ऑफ ऑल ज्वेलरीज। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ECT बहुत अच्छा टॉपिक है, ये हमने देखा अपने जो कंपटीशन में पूछी जाती है उनके हिसाब से पूरी कवरेज की है हमने एक एक चीज़ की। और थैंक यू, ऐसे टॉपिक्स को पढ़ते रहने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, फिर से मिलेगा हम मंसूरी नर्सेज हब में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।